चलिए जी शुरू करते हैं क्लास। हमने लास्ट लेक्चर में परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न कवर कर लिया है ना। आज हमें जर्नल प्रॉपर के क्वेश्चंस करने। जर्नल प्रॉपर वो बुक होती है जहां पे जो ट्रांजैक्शंस आपकी बाकी की बुक्स में अकोमोडेट नहीं हो पा रहे, वो हम सारे ट्रांजैक्शंस यहाँ पे लिखेंगे। राइट, क्या ठीक है, ओके। चलिए जी शुरू करें। जर्नल प्रॉपर में कौन से ट्रांजैक्शन आएंगे? सारे मिसलेनियस जो बाकी की 5 बुक्स में अकोमोडेट नहीं हो रहा है। लेट्स स्टार्ट। सो आपका पहला क्वेश्चन, स्टॉपिंग, आपका जो पहला क्वेश्चन है बच्चे, ये क्वेश्चन है ओपनिंग जर्नल एंट्री का। ओपनिंग जर्नल एंट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है। ओपनिंग जर्नल एंट्री क्या होती है? मिस गिरधर बताना, ओपनिंग जर्नल एंट्री क्या होती है और हम क्यों करते हैं, कब करते हैं? गुड्स या यस, पिछले साल के जो हमारे एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल होते हैं, अगले साल जब वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, बिफोर बिगिनिंग विद द न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पहली जर्नल एंट्री जो पास की जाती है वो ये होती है। पिछले साल के बैलेंसेस को करंट ईयर में ट्रांसफर करने के लिए जो जर्नल एंट्री होती है, दैट इज ओपनिंग जर्नल एंट्री। लेट्स सी, इसमें कुछ नहीं करना, सारे एसेट्स डेबिट टू लायबिलिटीज टू कैपिटल, दैट्स इट। चलिए देखते हैं। बिल्डिंग हमारा एसेट है, डेबिट होगा। ये पिछले साल के बैलेंसेस को हम नई बुक्स में लेके आ रहे हैं करंट ईयर। सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर भी एसेट है, ये भी डेबिट। बच्चों ये जर्नल एंट्री जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने बहुत अच्छे से कराया था, वी आर जस्ट रिपीटिंग। डेटर्स भी एसेट है, डेबिट होंगे। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, ओडी भी लायबिलिटी है। कैपिटल कैश आएगा, कैश एसेट है हमारा। सो बिल्डिंग इज 5 लाख, फर्नीचर 2 लाख, डेटर्स 1 लाख, कैश 50। सारे एसेट डेबिट हो गए, टू लायबिलिटीज टू कैपिटल। ठीक है जी, ये हमारे पिछले साल के एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल नई बुक्स में ट्रांसफर हो गए। क्या क्या लायबिलिटी है? एक तो क्रेडिटर और बैंक ओडी, टू कैपिटल। बच्चों देखो कई बार क्वेश्चन में ये कैपिटल की फिगर नहीं दी होती, ऐसा आपको एसेट और लायबिलिटी दे रखे होंगे। कैपिटल का ये जो अमाउंट यहाँ पे गिवन है, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ये गिवन हो, तो आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? एसेट माइनस लायबिलिटी विल गिव यू कैपिटल, करेक्ट। assets minus liability will give you, if at all you are not given the value of capital, you can easily calculate by accounting equation. क्या है accounting equation? A is equal to, yes. So अभी इस क्वेश्चन में तो हमें गिवन है, ना भी गिवन होता तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर आगे चलेंगे। ओपनिंग जर्नल एंट्री है ये। आपको मैंने बताया था कि हमारा जो जर्नल प्रॉपर होता है उसमें ओपनिंग जर्नल एंट्री, क्लोजिंग जर्नल एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, ये सब कुछ नोट होता है। तो फिलहाल हमने ओपनिंग जर्नल एंट्री की है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्लोजिंग जर्नल एंट्री से रिलेटेड है। क्लोजिंग एंट्रीज कैसे पास करनी है वो हम देखेंगे। पहले आप इतना नोट करें क्विकली। बच्चों टाइम से आया करो, ओके ठीक है, फिर भी टाइम से आया करो। चलिए, होपिंग दैट यू नोटेड दिस, आई एम मूविंग टू नेक्स्ट। बच्चों आप ध्यान से देखो, चलो इधर 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 अटेंशन। बिफोर आई मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, आपको मैं थोड़ा सा ट्रेडिंग पीएनएल क्या होता है ये बताती हूँ, राइट, सो दैट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एसेट क्लोजिंग एंट्रीज सही बताऊं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखने के बाद करनी चाहिए, बट ठीक है अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते कैसे हैं और क्या आपने जर्नल एंट्रीज करनी है।
देखिए आपने थ्योरी चैप्टर नंबर 1, कौन सा चैप्टर था चैप्टर नंबर 1? ओह अकाउंटिंग समथिंग, ओके, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, है ना। सो उस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कौन से तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट अ सोल प्रोप्राइटर, जो आपको पढ़ने हैं, वो 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। एक बनाता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनाता है प्रॉफिट एंड लॉस, और तीसरा बैलेंस शीट। वेरी गुड। सो तीसरा स्टेटमेंट है बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं? ओके, आई टेल यू। देखिए हमारी ये जो बैलेंस शीट होती है, इसे पोजीशन स्टेटमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिपीट करो। इसे हम कहते हैं पोजीशन स्टेटमेंट, जो कि आपको ये बताता है हमारे एसेट लायबिलिटी का क्या पोजीशन है एट द एंडिंग ऑफ ईयर। जब ईयर एंड हो रहा है, आई विल गिव, रुको, ये लो पकड़ो। ईयर एंड जब होता है, लास्ट डे पे आपके एसेट और लायबिलिटी का क्या पोजीशन है, ये स्टेटमेंट आपको बताता है, इसलिए इसका क्या नाम है? पोजीशन स्टेटमेंट भी कहा जाता है। टॉकिंग अबाउट दीज टुगेदर आर कॉल्ड परफॉर्मेंस स्टेटमेंट। ये क्या है? ये दोनों आपको क्या दिखाते हैं? परफॉर्मेंस स्टेटमेंट, यानी ये आपको ड्यूरिंग द ईयर आपने कैसा परफॉर्म किया, वो ट्रेडिंग और पीएनएल आपको बताते हैं। ठीक है जी। टुगेदर अगर मैं बात करूं तो इन दोनों के जो क्रेडिट साइड है वो इनकम साइड है, और इन दोनों का जो डेबिट साइड है वो क्या है? एक्सपेंस साइड है। गेटिंग माय पॉइंट? दोनों में ही क्रेडिट में सारी इनकम्स आती है और डेबिट में क्या आता है? एक्सपेंसेस। सवाल उठता है कि मैम इसे मर्ज क्यों नहीं कर देते, अलग अलग क्यों कर रहे हो? व्हाई नॉट वी मर्ज? अगर दोनों तरफ इनकम लिखनी है, दोनों तरफ एक्सपेंसेस लिखने हैं, कैन वी मर्ज? नहीं, मर्ज इसलिए नहीं कर सकते बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट इज रिलेटेड टू द वर्ड ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? जिस चीज में आप डील कर रहे हो वो आप ट्रेड, ठीक है, वो ट्रेड हो। सो अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट की बात करूं, यहाँ पे क्या क्या आइटम्स फॉल करती है, एक बार आप अगर चाहे तो मेरे साथ नोट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है ओपनिंग स्टॉक। ये क्या होता है? पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, जो पिछली साल के एंड पे बच गया होता है हमारे पास, वो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिखा जाता है कि मेरा साल शुरू हुआ तब मेरे पास कितना स्टॉक बचा हुआ था। परचेजेस लिखी जाती है जो हमने और खरीदा ड्यूरिंग द ईयर, माइनस हम लिखते हैं परचेज रिटर्न्स। देन वी राइट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितनी चीजें हो गई? ओपनिंग, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस। परचेज रिटर्न मैंने इसलिए नहीं बोला, दैट इज अ पार्ट ऑफ परचेज, यू कैन कॉल इट नेट परचेजेस। यानी डेबिट साइड पे कितने आइटम हुए? सिर्फ 3, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने नेट परचेज वर्ड बोला ना, है ना। सो परचेज माइनस परचेज रिटर्न। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये। हाँ, फाइनल अकाउंट जो आप चैप्टर पढ़ेंगे ना, रेक्टिफिकेशन के बाद वाला जो चैप्टर है वो यही है कि आपको किसी भी सोल प्रोप्राइटर के ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट बनाने, एक ही क्वेश्चन में ये सब कुछ बनाना होगा। फिलहाल मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जा रही। ओवरव्यू देने का कारण ये है क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक ये नहीं पता होगा। ठीक है, ओके। मूविंग टू क्रेडिट साइड, यहाँ पे होती है सेल्स, फिर हम लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। बस ये 2 ही चीजें होती है, समझ में आ रहा है? नेट सेल्स, हाँ, मतलब सेल्स रिटर्न माइनस करके आता है, नेट ऑफ सेल्स रिटर्न। यानी डेबिट में कितनी चीजें हुई? 3, और क्रेडिट में कितनी हुई? 2, कुल मिला के 5 चीजें हैं। रिपीट करो, डेबिट में ओपनिंग स्टॉक यानी पिछले साल का जो क्लोजिंग था वो, नेट परचेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है? सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। बच्चे आप मुझे बता पाएंगे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक क्यों लिखा है? हम तो कह रहे हैं कि इनकम और एक्सपेंस लिखो, आपका डिफरेंस आ जाएगा।
व्हाई दिस क्लोजिंग स्टॉक इज रिटन? आप आंसर नहीं करोगे। आप बताओ कबीर। हाँ, मेरा ये पूछना है कि अभी मैंने आपको बोला क्रेडिट में इनकम लिखना, डेबिट में एक्सपेंसेस लिखना, आपका आंसर आ जाएगा प्रॉफिट का। मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? मेरे साल के एंड पे जो बच गया। ये ओपनिंग स्टॉक क्या था? जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था। ये है करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक। मान लो अगर आपका जीन्स का बिजनेस है, आपके पास साल की शुरुआत में 2000 जीन्स थी, आपने 10,000 और खरीदी, टोटल कितनी हो गई? 12। जरूरी तो नहीं है कि 12 बेच लोगे। से फॉर एग्जाम्पल ये कबीर का ही बिजनेस है, कबीर 9000 जीन्स बेच पाया, कितनी बच गई? 3000। मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्यों लिखा है 3000 जीन्स का क्लोजिंग स्टॉक? नहीं नहीं, आई डोंट नीड आंसर फ्रॉम यू, आई नीड अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। आपने जो 14 प्रिंसिपल पढ़े, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो आपको ये करने को कहता है? नहीं बोलना, मुझे पता है कि आपको आंसर आता है। कबीर नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट। आप मुझे बता रहे हो कि मैम क्लोजिंग स्टॉक टू बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वैल्यूएशन। मेरा ये पूछना है कि यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिखा ही क्यों? क्यों नहीं हम इनकम माइनस एक्सपेंसेस करके प्रॉफिट निकाल देते? सेल्स मेरी इनकम होती है, ये मेरे खर्चे हो गए, प्रॉफिट। Still I'm not getting answer. Wait, if nobody will answer, I'll give you chance. हाँ हाँ बेटा बता ना। I need a concept behind writing closing stock in the। देखो ये ना, सुनो, अरे क्वेश्चन तो बोलने दो, रुको। चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में एक ऐसा क्वेश्चन था कि हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? मैचिंग प्रिंसिपल, करेक्ट। चलिए लेट मी एक्सप्लेन मैचिंग प्रिंसिपल यहाँ पे क्यों कह रहे हैं हम। बच्चों यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखना क्यों जरूरी है, ये ध्यान से सुनो। अभी हम कह रहे थे ये कबीर का बिजनेस है, जीन्स का बिजनेस है, ठीक है, डेनिम में डील करता है। इसके पास साल की शुरुआत में 2000 जीन्स थी, जो इसने 500 रुपए ईच में खरीदी थी। कितनी जीन्स हो गई इसके पास? 10 लाख रुपीज से, यस 10 लाख ही हुआ ना, 2 5 10, हाँ ठीक है। यानी जब साल शुरू हुआ तो कितने रुपए का स्टॉक था कबीर के पास? 10 लाख। ड्यूरिंग द ईयर ही परचेज्ड सम मोर जीन्स, 10,000 जीन्स खरीदी 500 रुपए की, 50 लाख हो गया, से यस। ड्यूरिंग द ईयर ही बॉट 50 लाख। मैं यहाँ पे अज्यूम करती हूँ इसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ नहीं है, राइट नाउ आई एम टेकिंग इट टू बी 0। इसने साल में 9000 जीन्स बेच दी। कितने रुपए में बेचोगे कबीर बताओ? 500 में खरीद के लाओ, 800 में बेच दोगे? 850। बहुत ज्यादा प्रॉफिट चाहिए इसको, 800 रखते हैं, 9872 लाख का इनकम हो गया, है ना। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। मैंने इसका ओपनिंग स्टॉक लिख दिया 2000 जीन्स, परचेज लिख दिया, ये एक्सपेंसेस हो गए ड्यूरिंग द ईयर, से यस। अब हम कह रहे हैं इसने 9000 जीन्स बेच दी, कितने में? 800 रुपीज ईच। बच्चों अगर मैं ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे ना लिखूं तो मेरी प्रॉब्लम क्या हो रही है? मैं 9000 यूनिट की इनकम को कंपेयर कर रही हूँ 12,000 यूनिट के एक्सपेंसेस से, जो कि बेवकूफी है, से यस। मैच ही नहीं हो रहा। कैसे मैचिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे फेल हो जाएगा ना अगर आप क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखोगे। याद रखना ये चैप्टर नंबर 3 में भी क्वेश्चन आया था, कैसे भूल गए? थ्योरी क्वेश्चन था कि वी राइट क्लोजिंग स्टॉक ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, व्हाई? हाँ, सो क्लोजिंग स्टॉक हम इसलिए लिखते हैं कि मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया जा सके। मैचिंग कहता है कि जितना इनकम लिखो उतने एक्सपेंस लिखो, फिर प्रॉफिट निकालो। समझ में आ रहा है आपको? सो इफ यू आर नॉट राइटिंग दिस यू आर डूइंग रॉन्ग। अब बच्चे आपके पॉइंट पे आते हैं मिस भारद्वाज, जो आपने बोला ये जो 3000 जीन्स बची हुई है कबीर के पास, इसको किस रेट से मल्टीप्लाई किया जाए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए, आप इस चीज का आंसर दे रहे थे, ठीक है। सो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होता है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो अगर हम कहते हैं कि कबीर 500 रुपए में जीन्स खरीद के लाया था और 800 में बेचने वाला है, तो
तो हम यहाँ पे 500 ही लिखेंगे, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर 500 में खरीद के लाया था और इसको लग रहा है कि ये जीन्स आउट ऑफ फैशन हो गई, मुझे 400 में बेचनी पड़ेगी, डिस्काउंट में बेचनी पड़ेगी, तो देन ही विल राइट 400, विच एवर इज लोअर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। फिलहाल मैं लेके चलती हूँ कि इसका कॉस्ट ही लो है, तो मैं यहाँ पे 500 यूनिट से 500 रुपए से मल्टी। हाँ बोलिए। हाँ ये अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस एज पर विच कॉन्सेप्ट, देन योर आंसर इज करेक्ट। यस, देन योर आंसर इज करेक्ट। जो आप प्रूडेंस कह रहे थे, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस क्या होता है, थियोरेटिकली बताना। कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस क्या कहता है? यस, नेवर रिकॉर्ड एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स इन द बुक्स। देखो ये जीन्स कबीर अगली साल बेचेगा, कितने में बिकेगी कल किसी ने नहीं देखा, तो ये इस सोच में अगर यहाँ पे 800 रुपए से अपना स्टॉक मल्टीप्लाई करता है, तो ये फ्यूचर में होने वाले एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स को लिख देगा, जो कि अलाउड नहीं। करेक्ट। सो इन दैट केस योर आंसर इज करेक्ट। मैं कहाँ चली जाती हूँ, पता नहीं इतना डीप क्यों समझाने लगा। ये समझ आ गया ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ 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 बोलो ना, दो बोलो। नहीं मेरी कैलकुलेशन ठीक है, तुम जाओ भाई 50 और ये 10-60 लाख रुपए का सामान। जागो मोहन प्यारे। 9 8 is 72 and 5 more zeros, that comes to 72 lakh. I am very good at maths. Okay. Yeah. So मैं जीन्स में है। हाँ जेनेटिकली आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग इन मैथ्स। क्या मेरी मम्मा पता है सब्जी लेने जाती थी, अगर 20 सब्जी भी खरीदी है, सब्जी वाला कैलकुलेटर लेता था, मम्मी मैन्युअली कैलकुलेट ऐसे ही करके मन में, तो ये लेते रहे इतना हिसाब हुआ है पकड़, एंड शी यूज्ड टू रन अवे के हो गया, और वो हमेशा परफेक्ट होता था। सो जेनेटिकली आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग इन मैथ्स, नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज माई मॉम बट यस आई एम। हाँ मेरी मम्मा कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे टिप्स पे निकालती है, जबकि सिर्फ 2nd क्लास तक पढ़ी हुई है। यस सोचो अगर वो पढ़ाते उनके घर वाले तो वो पता नहीं क्या बन जाती, बट पहले नहीं पढ़ाते थे ना लड़कियों को। अब उनके थे भी 11 बच्चे, कितनों को पढ़ाते, तो उनको थोड़ा ऐसे ही होता था ना, पुराने लोग होते थे बॉयज को पढ़ाते थे, गर्ल्स को नहीं पढ़ाते थे। बट ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकली शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, एक्चुअली शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग अभी भी। मतलब मी बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अगर मेरे को कोई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को बोलेगा, आई विल टेक कैलकुलेटर, शी विल नॉट। ऐसे टिप्स मेंटली शी विल टेल यू द आंसर। क्लास 2 तक पढ़ी हुई बंदी, सोचो। हाँ कलर चेंज, कौन से कलर से लिखना है बोल। ओके मूविंग टू, बच्चों आपको इतनी बात समझ में आई, ट्रेडिंग में 5 चीजें होती है, कौन सी? ओपनिंग, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। एक क्वेश्चन कराने के लिए पता नहीं कितना माथा मार है ना, कोई बात नहीं। अब आ जाओ, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, बताओ, कौन बताएगा? तू मत बताना। यस, नो, डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेज और प्रोडक्शन, आधा आंसर गलत है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो आप परचेज या तो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। ओके ओके सो बच्चे देखो, सारे एग्जाम्पल्स तो अभी हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता देती हूँ। एज इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट अगर आप चाहते हैं, वेजेस, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड क्या होता है? जो आप परचेज के टाइम पे किराया पे करते हो, ठीक है? हाँ जी, कैरेज, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, इट्स वन एंड द सेम थिंग। यस, अगर आपकी फैक्ट्री का रेंट आप देते हैं तो वो डायरेक्ट है, ऑफिस का रेंट देते हैं तो वो इनडायरेक्ट है, यहाँ पे नहीं आएगा। आप अगर फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी पे करते हैं तो वो डायरेक्ट है, ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी पे करते हैं तो इनडायरेक्ट है।
कहने का ये मतलब है जो खर्चे आप डायरेक्टली परचेज से रिलेट या प्रोडक्शन से रिलेट कर सकते हो, और डिटेल में बताना चाहूं तो जिसके बिना परचेज मुमकिन ना होती या तो जिसके बिना प्रोडक्शन मुमकिन नहीं होता, वो सारे खर्चे क्या हो जाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सिंपल है। अब जैसे नहीं, it's not that. What I'm trying to say is directly relatable to the cost of that material. Okay? अब जैसे wages वर्ड अगर हम बोले, wages हम जनरली मजदूर को देते हैं जो लेबर हमारी फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, और अगर हम सैलरी वर्ड बोले तो एक व्हाइट कॉलर जॉब को सैलरी दी जाती है जो जनरली ऑफिस में होते हैं, वो मशीनें नहीं चला रहे होते। लॉजिकल है ना। सो अगर वेजेस वर्ड है तो वो डायरेक्ट है, सैलरी वर्ड है तो वो इनडायरेक्ट है। अब कंफ्यूज करने के लिए कई बार स्कूल वाले क्या करते हैं, टीएस में भी है, दे गिव द वर्ड वेजेस एंड सैलरी। अब क्या करें, फर्स्ट वाला कंसिडर करो, पहला वर्ड कौन सा है, वेजेस, तो डायरेक्ट है, और अगर आपको लिख दे सैलरी एंड वेजेस तो फिर ये इनडायरेक्ट है। अगेन सी द फर्स्ट वर्ड, गेटिंग माय पॉइंट, समझ आ गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या। चलिए, तो ये 5 चीज लिखने के बाद आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस आता है वो कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहलाता है, अगर आपकी इनकम साइड हायर है, अगर एक्सपेंस साइड हायर है तो ग्रॉस लॉस, फिर यहां पे डिफरेंस आएगा। से यस, आई रिपीट, अगर आपका क्रेडिट साइड हायर है, मैं यहां पे लिखती हूं, ट्रेडिंग अकाउंट का अगर क्रेडिट साइड हायर है, इट विल रिजल्ट इनटू जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड हायर है ट्रेडिंग अकाउंट का, इट विल रिजल्ट इनटू ग्रॉस। सिंपल है, कोई दिक्कत है। अब ये जो जीपी आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में यहां पे ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ डेबिट में डिफरेंस आ रहा है तो हम यहाँ क्रेडिट में ट्रांसफर, हर डबल एंट्री सिस्टम है ना, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो यहाँ शिफ्ट किया जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अगर लॉस आया है तो वो यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। देखो दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी है, दोनों नहीं हो सकते। ट्रेडिंग अकाउंट में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस, वट एवर द सिचुएशन इज। अगर लॉस है तो वो यहाँ पे बैलेंस होगा और यहाँ ट्रांसफर होगा क्रॉस में, और अगर प्रॉफिट है तो वो यहाँ ट्रांसफर हो। समझ में आ रहा है। अब हम इसमें ऐड अज्यूम करते हैं कि हम प्रॉफिट में है, वी आर इन प्रॉफिट्स। अब इसमें ऐड हम करेंगे इनडायरेक्ट इनकम्स। क्या ऐड करेंगे इस प्रॉफिट में, क्या ऐड करेंगे, इनडायरेक्ट इनकम्स। बच्चों ये जो सेल होती है ये हमारी डायरेक्ट इनकम होती है, जिस चीज में हम डील कर रहे हैं। अब जैसे मान लो मैं अपनी बात करती हूँ तो मेरे लिए डायरेक्ट इनकम क्या है, मैंने पढ़ाया, मुझे फीस मिली, है ना। अब जिस कोर बिजनेस एक्टिविटी में हम हैं उसके अलावा भी तो कोई इनकम्स हो सकती है। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि मेरे पास और कोई स्रोत ही नहीं है कमाने का। और क्या हो सकता है, हाँ थोड़ी ज्यादा हिंदी हो गई। और क्या हो सकता है, जैसे कोई रेंटल इनकम आ रही है, कहीं से कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही है, कोई डिविडेंड इनकम आ रही है ना, बहुत सारे सोर्सेज हो, कोई कमीशन इनकम आ रही है। सो वट एवर द केसेस, आप यहाँ पे वो इनडायरेक्ट इनकम्स को ऐड करेंगे। से यस। अब आप इस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट इनकम को ऐड करके माइनस क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर जो आपका बचेगा वो कहलाएगा नेट प्रॉफिट। क्या कहलाएगा, अगर आपका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो वो बन जाएगा नेट लॉस। अगर क्रेडिट साइड का यानी इनकम साइड हायर है तो यू विल गेट नेट प्रॉफिट्स, एक्सपेंस साइड हायर है तो नेट लॉसेस। अब ये नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होगा, तो लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल लिखा होगा इसमें जाके प्लस हो जाएगा। यानी नेट प्रॉफिट्स कैपिटल में प्लस हो जाते हैं और नेट लॉसेस कैपिटल में से माइनस हो जाते। सिंपल है, कोई दिक्कत है। अब सवाल उठता है कि मैम आपने इतनी कहानी क्यों गाई, जर्नल एंट्री का क्वेश्चन था। सो कहानी इसीलिए गाई, ध्यान से मेरी बात को सुनना, कि व्हाई आई एक्सप्लेन्ड ऑल दिस। बच्चों आपको पता है हमारे टोटल 5 तरीके के अकाउंट्स होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स
एक्सपेंसेस एंड कैपिटल। मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग याद है ना? 5 तरीके के अकाउंट्स होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। से यस। अब हमारे जो एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, ये तीनों तो जाते हैं बैलेंस शीट में। से यस। ये तीनों किसका पार्ट है? बैलेंस शीट, द लास्ट स्टेटमेंट, एसेट एंड लायबिलिटी। से यस। कैपिटल क्यों लायबिलिटी में लिखा जाता है? सॉरी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, करेक्ट। सो कहने का मतलब एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल ये कहाँ जाते हैं? बैलेंस शीट में। और ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड भी होते हैं। एक साल के एंड पे जो एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल है, दे आर कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। अब आप सोचो, मेरे पास ये एक एसेट है, आपकी बैच खत्म होगी तो क्या मैं फेंक दूंगी इसको? नहीं, आई विल कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। अगर मेरे ऊपर कोई लायबिलिटी है, मान लो मैंने मेहुल से 50,000 रुपए ले रखे हैं उधार, अब इस एक बैच खत्म होने के बाद मेहुल ऐसा बोलेगा, चलो बैच खत्म, कोई बात नहीं, पैसे मत देना, ऐसा होता है? सिर पे खड़ा हो जाएगा, लाओ भाई पैसा दो, 50,000 रुपए, यानी लायबिलिटी भी वहीं के वहीं रही। से यस। जो मैंने कैपिटल बिजनेस में लगाया था वो भी वहीं के वहीं है। तो एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल हमेशा बिजनेस में रहते हैं और ईयर टू ईयर वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। से यस। लेकिन अगर हम बात करें इनकम्स, और ये सिर्फ एक साल से रिलेटेड होते हैं, है ना? एक साल के इनकम एक्सपेंस का अगले साल से कोई लेना देना नहीं है। आप बताओ, मेरी जो लास्ट बैच थी, आप लोगों से पहले वाली बैच, लास्ट ईयर की बैच, उस साल मैंने क्या कमाया और क्या खर्चा किया, क्या इस साल कुछ इंपॉर्टेंस है उसकी? नो। यानी वो पिछले साल के साथ खत्म हो गए। क्या हो गया? खत्म। कैसे खत्म हो गए? पिछले साल के ट्रेडिंग पीएनएल में ट्रांसफर हुए और खत्म। से यस। पूरे साल मैंने जो भी खर्चा या जो भी कमाई की होगी, ईयर एंड पे मैंने ट्रेडिंग पीएनएल बनाया, उसमें ट्रांसफर किया, प्रॉफिट निकाला और बात खत्म। से यस। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चे, क्लोजिंग एंट्रीज, इसमें आपने यही करना है। आपके जो इनकम्स और एक्सपेंसेस है उनको क्लोज करना है। कैसे क्लोज करोगे? बाय ट्रांसफरिंग देम टू ट्रेडिंग और पीएनएल। सो ये जो क्वेश्चन है, इस तरीके से आपने सॉल्व करना है कि हमारे जो इनकम्स और एक्सपेंसेस हैं वो सारे कहाँ चले जाए? ट्रेडिंग पीएनएल में जाके क्लोज हो जाए। सिंपल है। आप ये कुछ नोट करना चाहते हैं थोड़ा बहुत तो लिख लीजिए एक बार। I'll give time, थोड़ा सा फॉर्मेट नोट करोगे तो अच्छा होगा, आपको दिमाग में आएगा जब हम क्लोजिंग एंट्री करेंगे। चलो ठीक है, नोट हो गया होगा, आई अज्यूम दैट। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। देखो, अभी भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। क्लियर हुआ ट्रेडिंग पीएनएल या दोबारा ड्रॉ करूं? क्लियर हो गया? वेरी गुड। सो अब बोला है गिव नेसेसरी एंट्रीज इन द जर्नल प्रॉपर टू क्लोज हिज बुक्स। बुक्स क्लोज करनी है। सो बुक्स क्लोज करने के लिए हम क्या क्या कंसिडर करेंगे? ट्रेडिंग और पीएनएल वाली आइटम्स, यानी इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, क्योंकि हमारे एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल तो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, क्लोज नहीं होते। समझ में आ रहा है? ओके। सो फ्री होल्ड प्रेमाइसेस छोड़ दो, एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, छोड़ दो। डेटर्स भी एसेट है, छोड़ दो। परचेज पे आते हैं। बच्चों परचेज कहाँ पे आएगा मुझे ये बताओ। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ऐसे हम मेंटली प्रिपेयर करना है, बट मैं फिलहाल आपको थोड़ा सा, क्योंकि हम पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे ड्रॉ। अब बताओ ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ पे, इसमें परचेज कहाँ आएगा? डेबिट में आएगा इधर। तो अब ये जर्नल एंट्री क्या बनी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू, समझ में आया? क्लोजिंग एंट्री। ठीक है, तो हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। से यस। हाँ बोलो ना। जो भी चीजें ट्रेडिंग के डेबिट में आएगी उसकी क्लोजिंग एंट्री क्या बनेगी? ट्रेडिंग टू वॉट एवर द डेबिट आइटम इज। से यस। जो भी आइटम क्रेडिट साइड में फॉल करने वाली है उसकी क्लोजिंग एंट्री क्या बनी? दैट आइटम डेबिट टू ट्रेडिंग। सिंपल है। पीएनएल के जो डेबिट साइड पे आने वाली आइटम है उसकी क्लोजिंग एंट्री क्या बनी? पीएनएल टू दैट पर्टिकुलर आइटम। क्रेडिट साइड में आने वाली आइटम की क्या बनेगी? टू पीएनएल, दैट पर्टिकुलर आइटम रिलेटेड और टू पीएनएल। अब हम क्या करेंगे? इतनी सारी चीजें हैं, हम इनको एक एक की एंट्री नहीं करेंगे, दैट इज अ फुलिशनेस।
हम क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पे मार्क कर लेंगे कि ये आइटम कहाँ पे फॉल करने वाली है, एक एंट्री बनाएंगे, करेक्ट। ओके, सो अब देखो प्लांट एंड मशीनरी हम नहीं लेंगे, सन्ड्री डेटर्स नहीं लेंगे, परचेज हम लिखेंगे ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। ओके, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, डिस्काउंट डेबिट यानी पीएनएल के डेबिट में आएगा। ये पेन थोड़ा मोटा नहीं हो सकता, छोड़ो। और डिस्काउंट ये पीएनएल के क्रेडिट में आएगा, क्रेडिटर नहीं लेंगे, लायबिलिटी है। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, आउटवर्ड इनडायरेक्ट होता है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आएगा। ये पीएनएल के डेबिट साइड, मैंने रिकॉर्डिंग, बच्चे मैंने अभी बताया ना, कैरेज इनवर्ड परचेज से जुड़ा होता है, कैरेज आउटवर्ड सेल से जुड़ा होता है तो खर्चा ही दोनों। फर्नीचर फिक्सचर नहीं आएगा, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आएगा। बैड डेट्स हमारा इनडायरेक्ट लॉस है, पीएनएल में डेबिट होगा। सैलरीज भी इनडायरेक्ट है, पीएनएल में डेबिट। कमीशन क्रेडिट, बच्चे कमीशन क्रेडिट इनडायरेक्ट इनकम है, क्रेडिट में है, सो पीएनएल। यहाँ पे ना इसलिए स्पेसिफाई किया है कि हो सकता था कमीशन पेड हो, बट ये रिसीव्ड है क्योंकि क्रेडिट बोला है। कैपिटल नहीं आएगा, बिल्स पेएबल लायबिलिटी है, नहीं आएगी, नहीं आएगी। ट्रेड एक्सपेंसेस पीएनएल में डेबिट होंगे। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होगा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में क्रेडिट होगा। राम्स लोन नहीं आएगा, इट्स अ लायबिलिटी। कैश इन हैंड एसेट क्या, यस, ट्रेड यानी सेल्स एक्सपेंसेस है, परचेज एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। तो अब चलिए, अब देखो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जितनी भी आइटम आ रही है उसकी क्या जर्नल एंट्री बनेगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू दैट पर्टिकुलर आइटम। तो अब देखो क्या क्या आ रहा है ट्रेडिंग के डेबिट में, ढूंढो एक बार। ये एक मैंने लिख दिया है ना, I'll take पेन, साथ साथ लिखते जाते हैं। ट्रेडिंग के डेबिट साइड में क्या क्या आ रहा है, एक तो परचेजेज है 37500, उसके बाद क्या है, टिंग 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 टिंग, ये रहा कैरेज इनवर्ड। बच्चों एक ही जर्नल एंट्री बनाएंगे कंबाइंड, उसके बाद ट्रेडिंग डेबिट ढूंढो, वेजेस। और है कुछ ट्रेडिंग के डेबिट में, ओपनिंग स्टॉक, और है क्या, हो गया, ठीक है। अब आ जाओ ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड वाली आइटम्स में, और सेल्स दो ही है, या हाँ दो ही है, एक मिनट शुरू से देख लेते हैं, ठीक है। सो अगर कोई चीज यहाँ क्रेडिट में आनी है तो उसकी एंट्री क्या बनी, दैट आइटम डेबिट टू ट्रेडिंग। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, इसका टोटल करके बच्चों यहाँ लिखना, ये जो टोटल आ रहा है वो यहाँ लिखना, ठीक है। सेल्स कितना था, मेरे को बहुत ट्रस्ट इश्यूज है चलो इसका टोटल बताओ, बाय, सॉरी पार्डन, हाँ 37500 है, हो ही नहीं सकता। आप जो देखो ये अमाउंट है 37500, आप टोटल करो, ठीक किया क्या, इज इट करेक्ट?
ठीक है, अब पीएनएल के डेबिट में जो आइटम होगी उसकी एंट्री क्या बनेगी, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू दैट पर्टिकुलर, पीएनएल के डेबिट में लिखना है तो पीएनएल डेबिट ही होगा, मतलब सेल के एक्सपेंसेस, सो पीएनएल में डेबिट होगा। चलो पीएनएल के डेबिट चीजें ढूंढो, थोड़ी ज्यादा होंगी ये, पीएनएल की डेबिट ढूंढो, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट 170 नहीं 150, और ढूंढो पीएनएल, कैरेज आउटवर्ड 600, टू बैड डेट्स 750, देन टू सैलरीज 3600, और क्या है पीएनएल के डेबिट में, ट्रेड एक्सपेंस, बस। अब टोटल करके बताओ पी, वेरी फास्ट, 7000, आई अज्यूम दिस इज करेक्ट, ओके। देखा मेरा जादुई पेन, ऐसे करके चलाओ तो पीला चलता है, ऐसे चलाओ तो नीला चलता है, डबल कलर। चलो अब पीएनएल के क्रेडिट में जो आएगा उसकी एंट्री क्या बनेगी, पर्टिकुलर आइटम डेबिट टू व्हाट, पीएनएल, तो अब पीएनएल के क्रेडिट आइटम्स ढूंढो, ठीक है, तो डिस्काउंट डिस्काउंट कितना था, 175 रुपये, और है पीएनएल क्रेडिट, नहीं खत्म, बेटा ये खत्म होते ही इसका टोटल बता दो, अभी रुको, खत्म नहीं हुआ, रुको जरा, रुको, ये क्वेश्चन बाकी है और इससे आगे और भी क्वेश्चन है। चलो अब मुझे आप ये दो एंट्रीज देख के बताओ कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, ये दोनों बताना है देख के, ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री बताओ, मतलब अमाउंट बताओ और एंट्री बताओ, दोनों चीजें बताओ। जीपी का अमाउंट निकालो इन दो जर्नल एंट्रीज को देख के, मेरे हिसाब से तो देखो ट्रेडिंग डेबिट कितना, क्या हो रहा है, पेन तो लिया मैंने, ट्रेडिंग डेबिट कितना हुआ 64950 डेबिट हुआ ट्रेडिंग टोटल, और क्रेडिट कितना हुआ 1 लाख। बच्चों इस जर्नल एंट्री को देख के समझ में आ रहा है ना कि ट्रेडिंग डेबिट होगा 64950 से, क्रेडिट होगा 1 लाख 5 से, डिफरेंस कितना आया, so that is your GP, क्या आ गया, बोलो ना कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों का, क्रेडिट माइनस डेबिट करो, 1 लाख 5 माइनस, गलत 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 आंसर, जर्नल एंट्री गलत है आपने जो बोली, डिफरेंस निकाला या वो भी मैं ही निकालू, रुको 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 जरा, हाँ 40,050 40050 है ना, ठीक है। अब वो जीपी यहाँ पे लिखा जाएगा, से यस, और ट्रांसफर कहाँ होगा, पीएनएल के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा, मैंने बताया था क्रॉस में ट्रांसफर होता है, सो बाय जीपी। अब जीपी ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री बताओ इन दो चीजों को देख के, क्या डेबिट हुआ और क्या क्रेडिट हुआ, ट्रेडिंग डेबिट टू पीएनएल, सो दिस इज द आंसर। जीपी ट्रांसफर करने की एंट्री, देखो एग्जाम में 1 मार्क पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीपी ट्रांसफर करने की एंट्री क्या बनेगी जब जीपी को पीएनएल में ट्रांसफर करोगे,
सो डेबिट ट्रेडिंग होगा और क्रेडिट। सो अभी हमने एक और एंट्री करनी है, फिर नेट प्रॉफिट की भी करनी है। हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है 40050। आई अज्यूम कि आपने करेक्टली किया है। सो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, इसका नरेशन जो आएगा वो आएगा बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल 40050। बच्चों अब मुझे नेट प्रॉफिट का अमाउंट निकाल के बताओ इन दो जर्नल एंट्रीज से। आपके आखिरी की दो, आपके पास जीपी आ गया 40050, इसमें आप इनडायरेक्ट इनकम्स को ऐड कीजिए और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। ये जीपी है, देखो मेरा ये पीएनएल अकाउंट है, यहाँ पे बाय जीपी 40050 जीपी आ गया। फिर मेरा कितना क्रेडिट हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, 2300 रुपए प्लस हो रहे हैं और टोटल डेबिट कितना है, ये दोनों ऐड करो, इसमें से ये माइनस करो और नेट प्रॉफिट बताओ कितना, 34,700। ठीक है, अब इसे कहाँ ट्रांसफर करोगे, नेट प्रॉफिट, यस कैपिटल में प्लस करोगे तो एंट्री क्या बनी, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। देखो आपका आंसर यहाँ पे डेबिट में आया था ना, तो ये बैलेंस कैपिटल में ट्रांसफर होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, whatever the net profit is 34700। क्या आपको मेरी बात समझ में आई बच्चा के नहीं? बहुत अच्छे से। अरे आई नो आई एम अ गुड टीचर, एक्चुअली वेरी गुड टीचर। बेटा अभी इसके 3-4 क्वेश्चन और रहते हैं, इसके क्वेश्चंस रहते हैं अभी। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, ट्रेडिंग पीएनएल कैसे बनता है। डिटेल में हम जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।